नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की ओर, यानी कृषि जगत की हलचलों के बीच खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि आज क्या है खास कृषि समाचार में। मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के 13 नदियों में डाले जाएंगे मछली जीरा। खेती के साथ साथ स्वरोजगार का बेहतर विकल्प है गन्ना की खेती। पॉली हाउस में करें बेमौसम फल एवं सब्जियों की खेती, बढ़ेगा मुनाफा। राज्य में बढ़ते शहरीकरण, प्रदूषण और बदलते रहन सहन की वजह से नदियों में मछलियों की संख्या बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई है, जिसका असर जैव विविधता पर काफी पड़ रहा है। नदियों में मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने रिवर हैचिंग योजना लागू की है। रिवर हैचिंग योजना के तहत अगले 3 साल में सूबे के 13 नदियों में 2 करोड़ 40 लाख से अधिक मछलियों का जीरा छोड़ा जाएगा। मछलियों का बीज राज्य में संचालित निजी क्षेत्र के 150 हैचरी से खरीदे जाएंगे। दरअसल नदियों में मछलियों की संख्या घटने से अन्य जलीय जीवों की तादाद लगातार कम हो रही है। जलीय आहार नहीं मिलने की वजह से इकोसिस्टम की अहम कड़ी पक्षियों की आवाजाही भी कम हुई है और साथ ही मछुआरों का जीविकोपार्जन भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल इस योजना को 3 वर्षों के लिए मंजूरी दी गई है। अगर सकारात्मक परिणाम निकलते हैं तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। किसान भाइयों, गन्ना की खेती नकदी फसल के लिए की जाती है। गन्ने को खाने के अलावा जूस बनाकर भी पिया जाता है और साथ ही इसके जूस से गुड़ और शक्कर भी बनाया जाता है। यह एक ऐसी फसल है जिस पर जलवायु परिवर्तन का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से यह एक सुरक्षित खेती भी कहलाती है। इसलिए किसान भाई, आप पारंपरिक फसलों के साथ साथ अगर गन्ने की खेती करते हैं तो यह आपके लिए स्वरोजगार का एक बहुत ही बढ़िया साधन बन सकता है। आज हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कृषि उत्पादन तकनीकों के विकास की आवश्यकता भी बढ़ती चली जा रही है। पॉली हाउस ऐसे ही आधुनिक कृषि तकनीक है जिससे किसान भाई बिना मौसम सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई पॉली हाउस तैयार कर सब्जी एवं फूलों की संरक्षित खेती कर सकते हैं। पॉली हाउस में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं। किसान भाई दूसरे मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियों को भी पॉली हाउस में उगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। पॉली हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा खुले वातावरण की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है और फसल की पैदावार तेज़ी से बढ़ती है। पॉली हाउस में खेती करने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आ पाते हैं। बकरी पालक किसान भाइयों, बकरी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बहुत से किसान बकरी पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। ऐसे में अगर आप वैसी प्रजाति की बकरियां पालें जो यहाँ की आबो हवा के काफी अनुकूल हो, तो आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकेगा। पशु वैज्ञानिक ब्लैक बंगाल और बारबरी नस्ल की बकरियां पालने की अनुशंसा करते हैं। ये देसी नस्ल की बकरियां रोगरोधी भी होती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी के अंटाघाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1600 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1500 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में बारिश की छिटपुट गतिविधियां 27 अप्रैल तक जारी रहेंगी, लेकिन 2 दिन बाद अधिकतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी भी दर्ज की जाएगी। अभी पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अभी भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथेनॉल 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। मुर्गी पालक किसान भाइयों को मुर्गियों को दिन में 3 बार ठंडा पानी देने की सलाह दी जाती है।
और इनके पीने के पानी में आप इलेक्ट्रोलाइट या ग्लूकोज भी मिला सकते हैं। पशुपालक किसान भाई, बढ़ती हुई गर्मियों में अपने पशुओं का खास ख्याल रखें और जहां तक हो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़कर यानी फ़ोन इन लाइव के द्वारा अपने पशुओं से संबंधित, जी हाँ, आज की बात कर रही हूँ। आज हमारा विषय है पशुओं का ग्रीष्मकालीन प्रबंधन और साथ ही साथ पशुओं को कैसे उद्यमिता यानी व्यवसाय के रूप में, लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए। इस विषय पर आप हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार जी से फ़ोन इन लाइव के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इंतज़ार कैसा, फ़ोन उठाइए और सीधे जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञ से। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें फसलों के अलावा कई अन्य प्रकार के भी आय के संसाधन कृषि के साथ जोड़कर देखना उचित होगा। वैसे में पशुधन एक बहुत ही बेहतर विकल्प है हमारे किसान भाइयों के लिए और ख़ासकर जो छोटे किसान हैं उनके लिए। तो आज हम लोग इस पे ही अपनी चर्चा को केंद्रित करेंगे कि ग्रीष्मकालीन पशुओं का प्रबंधन एवं पशुपालन एक उद्यमिता विकास किसानों के लिए कैसे होगा, इसमें क्या क्या योजनाएं हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर पंकज कुमार, जो वरीय वैज्ञानिक है पशुपालन प्रसार शिक्षा के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। आप इनसे जुड़कर प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए अगर पशुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या आप पशु में उद्यमिता को देख रहे हो पशुपालन के क्षेत्र में, तब भी आप अपने प्रश्न जरूर हमसे करें। उसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो इस नंबर का उपयोग करें और आप हमसे जुड़े। पंकज जी, सबसे पहले तो जैसे अभी मौसम में जो बदलाव हुआ, हालांकि पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से देखेंगे तो तापमान में काफ़ी परिवर्तन हुआ, लेकिन 3-4 दिन पहले जिस तरीके से तापमान ऊपर की ओर गया हुआ था, वैसे में यह अभी भी अनुमान है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति आएगी। तो पशुपालक को क्या सबसे बड़ी चुनौती आप देखते हैं कि आती है ऐसी स्थिति में? राकेश जी, जैसा आपने कहा कि तापमान में बदलाव हुआ और अभी भी 2-3 दिन में अचानक तापमान में गिरावट आई है। तो ये अचानक वातावरण का तापमान में अचानक इंक्रीज़ करना और अचानक जो गिरता है, तो ये जो तापमान में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ये पशुओं के शरीर के लिए अत्यंत ही घातक होता है। क्योंकि उनके शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है वो एक तरह से समझिए एक रास्ते पर चलते रहती है और टेम्परेचर डिफरेंस होने के चलते वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है, जिससे उनकी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता दुष्प्रभावित होती है और इससे जो बैक्टीरिया, वायरस अर्थात जीवाणु, विषाणु या फंगस जो उनके शरीर में या वातावरण में है वो उनमें प्रवेश करते हैं। तो कमज़ोर शरीर में जाने पर व्याधियों का संक्रमण होता है, बीमारियों का संचरण होता है, उनकी उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होती है और ख़ास करके जो 2-3 दिनों के बाद फिर से जो तापमान बढ़ने वाला, ये अत्यंत ही घातक होगा पशुओं के लिए, क्योंकि उनकी उत्पादकता, चाहे वो श्रम साध्य पशु हों या दुग्ध उत्पादक पशु हों, वो बुरी तरह प्रभावित होगी। उनका प्रोडक्शन काफ़ी गड़बड़ा जाता है। वैसे में इनको इन परिस्थिति के लिए अपने पशुओं को कैसे वो सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल, अगर तापमान जैसे ग्रीष्मकालीन है, अभी जैसे 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला गया था पिछले 4 दिन के बाद, और आने वाले 2-3 दिनों में पुनः संभावना है कि 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा बिहार और समीपवर्ती प्रांतों का तापमान चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप अवश्य ये सुनिश्चित करें कि आपके पशु तेज़ धूप या गर्मी में बाहर न निकलें, क्योंकि वैसे में सबसे ज़्यादा सन स्ट्रोक अर्थात लू का
दुष्प्रभाव पशुओं पर होता है, शरीर से डिहाइड्रेशन होता है। तो तेज़ धूप में हरगिज न निकाला करें। गांव में अगर पीपल का, बरगद का पेड़ है तो वहाँ बहुत घना छाया रहती है और वहाँ का तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है, ठंडी हवा चलती है। तो प्रयास करें कि अपने पशुओं को पुराने रीति रिवाज के अनुसार वैसे जगह पर बांधें जहाँ घने छायादार पेड़ हो, बाँस का बगीचा रहता है, बंसवाड़ी जिसको बोलते हैं, या आम का बगीचा, वैसे जगह पर। अगर नहीं है तो आप अपने गौशाला में जो है वो सीधे जूट के बोरे की ओढ़नी लगा करके ऐसा करें कि लू वाली हवाओं का सीधा प्रकोप आपके पशुओं के शरीर पर न पड़ने पाए, रुक कर पड़े, तभी आपके पशु सुरक्षित हो पाएंगे। ग्रीष्मकालीन की जब चर्चा कर रहे हैं अभी की, तो उसमें मुख्य रूप से किन तरह के बीमारियों का प्रकोप होता है और उसका क्या निदान किया जा सकता है? जैसा मैंने अभी चर्चा किया किसान भाई, आजकल 2-3 व्याधियों से आपको बचना होगा। पहला तो सन स्ट्रोक, लू लगने की समस्या, तो ये आम समस्या है। शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा। किसान भाई जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। आप नाम बताएं अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं संझौली ग्राम, अशोक कुमार मेरा नाम है जी। प्रश्न बताइए। ग्राम मेरा करमैनी काला है जी जी। तो मैं एक जैसे भैंस रखे हुए हैं। भैंस रखे हुए हैं? हाँ हाँ। तो उसको मैंने मेला से 6 महीना हुआ खरीदा हुआ। हाँ। वो समझे कि 21 दिन पर हम 4 बार पाल दिवा चुके हैं, वो मान नहीं रही है। कितने दिन की है वो? 6 महीना का। आपकी भैंस दूध भी देती है? हाँ, अभी दूध दे रही 2 किलो जी, और हर 21 में गर्म हो जाती है, गर्मी में आ जाती है। हाँ, 21 दिन पर जी। आप अपने भैंस को 2-3 चीज करें अशोक जी। अच्छा प्रश्न है आपका। ये बिहार और इलाके में सामान्य प्रश्न है। अधिकतर किसान ये ऐसे प्रश्नों से जूझ रहे, समस्याओं से। अपने पशुओं को गर्भ धारण करने के लिए कुछ विटामिन और पोषक तत्व नितांत आवश्यक है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। ये 5-6 पोषक तत्व निरंतर मिलने चाहिए, तभी आपके पशु ससमय गर्भ धारण करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप सुनिश्चित करें कि उन्हें ये सारे चीज़ मिल रहे हैं कि नहीं। हरे चारे में ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। तो अपने भैंस को प्रतिदिन 25 से 35 किलो हरा चारा जो भी उपलब्ध हो, ये अवश्य ही देना सुनिश्चित करें। इसके अलावे क्योंकि भूमि हमारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है भूमि में, तो हरे चारे से बहुत सारे पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए आप खनिज लवण, मिनरल मिक्सचर जो बाजार में मिलता है, किसी भी अच्छे कंपनी का खरीद कर उसे 35 से 40 ग्राम प्रतिदिन उसे दाने के साथ या सत्तू में मिला के या गुड़ में मिला करके उसे प्रतिदिन 20-25 दिन तक खिलावें। तीसरा काम आप ऐसा करें कि अंकुरित गेहूं 300 से 400 ग्राम 20 से 25 दिन तक प्रतिदिन खिलावें। इसके लिए दिन भर पानी में गेहूं को फुला दें, शाम में सूती कपड़े में बांध कर रख दें। 2 या 3 दिन के बाद उजला उजला लंबा लंबा डाफा फेंकेगा। विटामिन ए और ई और फास्फोरस का ये बहुत ही बेहतर स्रोत माना जाता है और सस्ता भी है। तो आप लगातार 15-20 दिन तक ये गेहूं खिलावें। ये 3-4 उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पशु का गर्भाशय सही होगा, उनका मासिक चक्र सही हो जाएगा और पशु का जो मासिक जो अंडा बनता है, अंडाशय से निकलता है ओवरी से, वो परिपक्व ओव्यूलेशन होगा और आप पाल खिलाएंगे समय पर तो पशु गर्भधारण कर जाएगी। इसके बावजूद भी अगर नहीं होती है तब आप किसी चिकित्सक के यहाँ जाएं और दिखावें पशु चिकित्सक से। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न और उसका भी बहुत सटीक जवाब। अभी वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। पंकज जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गर्मी की जिस तरीके से स्थिति है, अभी जो 2-4 दिन हुआ वो तो एक अलग परिस्थिति बन गई। आने वाले समय में भी तापमान तो बढ़ना ही है, तो उसमें मुख्य रूप से पशुओं में जो बीमारी, जैसे आपने बताया कि लू का लगना या उस तरह का, उसको कैसे नियंत्रण करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न ले लेते हैं, किसान भाई जुड़े हुए हैं उनसे पहले। हेलो हेलो जी, प्रणाम सर। प्रणाम, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सलमानपुर विक्रमगंज से बोल रहे हैं, विनय कुमार। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। सर, प्रश्न ये है मेरा कि एक गाय है तो उसमें गर्भधारण हो रहा है, हो गया तो 6 साल उसको दिए हुए। नहीं, आवाज आपकी थोड़ी धीरे आ रही। क्या बोले, गाय है, क्या है? गाय सर रखे हैं और उसको गर्भधारण में दिक्कत हो रहा है नसल जी की। उसको 1.5 साल हो गया बच्चा दिए हुए, अभी मतलब कई बार दिलवा चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जी, आपने बताया कि आपकी गाय है और गर्भधारण में समस्या हो रही है, बहुत ही आम समस्या है। और अभी मैंने जैसे आपको चर्चा किया किसान भाई कि ये जनरली 75% से 80% ये समस्या पशु के शरीर में पोषक तत्वों की कमी के चलते होती है। वैसे पोषक तत्व जो पशु के गर्भाशय के लिए नितांत आवश्यक है वो हम नहीं दे पाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम। ये सारी चीज़ें पशु के गर्भाशय को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक हैं और ये नहीं मिल पाता है समुचित मात्रा में। तो मेरा निवेदन होगा कि पहले आप हरे चारे की प्रचुर मात्रा उसे देना सुनिश्चित करें और उसके साथ बाजार से खरीद कर जो भी मिनरल मिक्सचर अच्छे कंपनी का है वो दें और वो 25 से 30-35 ग्राम तक प्रतिदिन दें लगातार 1 महीने। साथ में गेहूं को और मूंग को अंकुरित करके भी 30-35 दिन तक लगातार दें। 250 से 350 ग्राम प्रति गाय के हिसाब से दें। अगर आप इतनी चीज़ देते हैं तो उसका गर्भाशय दुरुस्त हो जाएगा, अर्थात स्वस्थ हो जाएगा। उसके गर्भाशय से जो अंडा बनता है, जो निगारती है जानवर, डिस्चार्ज निकलता है, उसमें परिपक्व अंडे आएंगे और तब आप अगर आप सही गर्भधारण करवाइएगा तो निश्चित तौर पर आपके पशु गर्भधारण करेंगे। हाँ, अगर आपके पशु की निगार में गड़बड़ी है, निगार पीला रंग का आ रहा है, डिस्चार्ज जिसे बोलते हैं, या लाल रंग का आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें संक्रमण है। तब आप निकट के पशु चिकित्सालय में जाएं और आप उसमें उसकी धुलाई करवाएं, जिसको कहा जाता है चिकित्सक की देखरेख में। लेकिन अगर डिस्चार्ज उसका शीशा की तरह साफ है तो आप ये सब काम करें। 75 से 80% उम्मीद है कि आपके पशु गर्भधारण कर जाएंगे। चलिए, एक और किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्री प्रसाद यादव, बोल रहे हैं। अपना प्रश्न रखिए। ये भैंस है, 4 महीने का गाभिन है, तो 4 महीने का सही खटिया है, कैसे पता चलेगा कि गाभिन है कि नहीं है? 4 महीने की गाभिन है आपकी गाय, उसमें परेशानी क्या है? ये मैंने कि गाभिन है कि नहीं, उसका जांच कैसे? अच्छा, इनको है कि इनको लग रहा है 4 महीने के, लेकिन कैसे कंफर्म हो कि वो गाभिन है कि नहीं? आप चूंकि 4 महीने पहले उसे गर्भधारण करवाए हैं
तो आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे गाभिन है कि नहीं ये कन्फर्म। तो देखिए, कन्फर्मिटी टेस्ट के लिए आप किसी योग्य पशु चिकित्सक जो बगल के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हैं, डॉक्टर साहब को बुलाइए और वो गोबर के रास्ते से हाथ डाल करके गाभी जांच करके बता देंगे। 4 महीने के बाद गाभी जांच करने में कोई समस्या और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और वो बच्चेदानी में हाथ नहीं डाला जाता है, लेकिन योग्य पशु चिकित्सक से करवाएं। वो बता देंगे देख करके, पालपेट करके कि बच्चा उसके पेट में सही है कि नहीं है, और ये सुरक्षित है, इसलिए ये काम करवा लीजिए। चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लू के लगने से या और किस तरीके से इस समय में वो अपने पशुओं का प्रबंधन करे। हाँ, जैसे कि पहला चीज़ हुआ कि आजकल लू लगने की आम समस्या है। इसके लिए आप घर से दिन में न निकालें। पशु को स्नान करवाना है तो सुबह 9 बजे के पहले स्नान करवा दें, या फिर 4-5 बजे के बाद, जब सामान्य से 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वातावरण का कम हो जाए तब उसे स्नान करावें। तेज़ धूप में भी स्नान करवाएंगे तो सर्द गर्म लगने की समस्या, आपकी भाषा में जिसे बोलते हैं, वो लग सकती है। खाना भी देना है तो मॉर्निंग में दें और फिर शाम में 5 बजे के बाद ही खाना खिलाएं, 2-3 बजे खाने के लिए न दें। स्वच्छ, ताज़े और ठंडे पानी की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करें और ये दिन में 3 से 4 बार पानी पिलावें, क्योंकि 35 से 40% पानी का इंटेक आजकल बढ़ जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ख्याल कर अपने पशुओं को लू से बचा सकते हैं। अगर तेज़ धूप से या गर्मी से पशु को आप निकाल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं घूम करके, तो तुरंत उसे पानी पीने के लिए नहीं दें। आधे घंटे आराम करने के बाद, आपकी भाषा में जब ठंडा जाए पशु, तब उसे पानी पीने के लिए दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी मुख्य समस्या आजकल होती है दस्त की। दस्त पे चर्चा करेंगे, अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। पशुओं की गर्मी में ग्रीष्मकालीन क्या व्यवस्था करें, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। अभी भी एक अच्छे किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा जय हिंद कुमार, सुपौल से बोलते हैं। सुपौल से। आप अपना प्रश्न बताएं। जी, मेरा गाय को 6 बार आपने पाल दिलवाया है और पाल तो नहीं रुक रहा। 6 बार आप पाल दिलवाए हैं लेकिन पाल गर्भ नहीं ठहरा। जी। गाय है कि भैंस है? गाय। गाय। कितने बयान किए? 1 जी। 1 बयान। उसका डिस्चार्ज कैसा आ रहा है? निगार बिल जो निकलता है वो सफेद, पानी के तरह, शीशा के तरह? शीशा की तरह। हाँ, तो अभी मैंने चर्चा की और भी किसान भाई सेम प्रश्न था इसी तरह का। उसी मापदंडों पर अगर आप भी अगर उन्हें पोषक तत्व देंगे तो बेहतर रहेगा, और उसके बावजूद भी नहीं होती है तो चिकित्सक से आप दिखावें। अंडा बनने की प्रक्रिया, ओवरी का स्ट्रक्चर हाथ लगाकर चेक करेंगे कि ओवरी में कोई समस्या तो नहीं है अंडाशय में, लेकिन पहले उन्हें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा अवश्य ही दें। 1 महीना, उम्मीद है आपका पशु गर्भ धारण कर जाएगा।
इस जो गर्मी की परिस्थिति है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे छोटे जो पशु हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके प्रति मतलब ये बीमारियां तो जैसे बड़ों को आएगी, लेकिन नवजात पशुओं के साथ क्या चुनौती है, क्या समस्या है और उस पर कैसे ख्याल रखना चाहिए? जी कश्यप जी, नवजात जैसे कि गाय भैंस के जो कटरिया हुए भैंसों के, या गाय के जो बच्चे हुए, बाछी बाछा, या इवन बकरियों के भी जो, तो बड़े नाजुक होते हैं। तो उनमें एक्सपोजर की, सनस्ट्रोक की अर्थात लू लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है इन दिनों। इसलिए उनको आजकल घर के अंदर रखना बेहतर रहेगा। 9 बजे के बाद बाहर ना निकालें, और दिन में 1-2 बार इलेक्ट्रोलाइट उसे अवश्य ही दे पीने के लिए। कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स बाजार में उपलब्ध हैं, आप ले करके, अगर 1 लीटर पानी में कुछ नहीं मिलता है तो नमक चीनी का घोल, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम नमक और 15 से 20 ग्राम चीनी मिलाकर कर घोल देते हैं, या गुड़ अगर डाल देते हैं। एक किसान भाई जुड़ गए हैं, प्रश्न ये फायदा करेगा। हेलो 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 हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। हाँ, हम बांका शंभूगंज से बोल रहे हैं जी। हाँ। मेरी गाय जो है वो दूध कम कर दी है। दूध कम कर दी के कारण तो स्नान करवाएं या और कोई उपचार? कितने दिन से दूध दे रही थी अभी आपकी गाय? 2 महीने तक 2 महीने से दूध दे रही थी। और कौन सी प्रजाति है, देसी है या दोनों? क्रॉस है, संकर प्रजाति की आपकी गाय है। और जैसा बता रही हैं आप मैडम कि आपकी गाय का दूध आजकल कम हो गया है, तो ये सबसे शुरू में ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि गर्मी पड़ने का प्रतिकूल प्रभाव पशुओं के शरीर पर पड़ता है और दूध उत्पादन क्षमता इससे दुष्प्रभावित होती है। लेकिन आप इसको मेंटेन करने के लिए एक तो पानी प्रचुर मात्रा में दें, और पशु को कम से कम दिन में 2 बार स्नान करावें। एक बार 9 बजे सुबह के पहले, और फिर एक बार 4-5 बजे शाम के बाद। अच्छी तरह से 20-25 मिनट अगर पशु को स्नान कराती हैं तो उनकी शरीर की मेटाबॉलिज्म, चयापचयी क्रियाएँ दुष्प्रभावित होने से बहुत हद तक बच सकती हैं। इसके अलावा खनिज लवण तथा कैल्शियम उन्हें आजकल प्रतिदिन दिया करें। बाजार से कोई अच्छे कंपनी का कैल्शियम ले लें और प्रतिदिन वो कैल्शियम उसे 100 से 150 मिलीग्राम कैल्शियम उन्हें पिलावें, और खनिज लवण भी ले लें। हरा चारा अगर मिले तो बेहतर है, व्यवस्था करें और पानी दें। अगर पानी पीने में पशु कोताही करता है तो आप 5 लीटर या 10 लीटर पानी में थोड़ा सा 250 ग्राम चोकर या फिर दाना को घोल दीजिएगा, थोड़ा सा 200-250 ग्राम गुड़ को घोल देंगी तो उसके लालच में वो पानी पी जाएगा। मतलब फोर्स ड्रिंकिंग भी कराना आवश्यक है। अगर पानी आप अभी 45 से 55 लीटर प्रतिदिन उससे पिला देती हैं तो निश्चित तौर पर दुग्ध उत्पादन आपका 5 से 10% से कम नीचे नहीं गिरेगा भी तो 5% मात्र गिरेगा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चलिए, हम लोग नवजात की बात कर रहे थे, तो इसके अलावा जो एक प्रश्न बचता है कि अगर पशुपालक इसको उद्यमिता के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सरकार की क्या कोई इस पूरे प्रक्रिया में सहयोग के लिए कुछ योजना है? बिल्कुल, पशुपालक भाई, जैसे कि ये बहुत कीमती व्यवसाय हो गया है, पशु काफ़ी कीमती हैं और निश्चित तौर पर कम लागत में पूंजी कम लगाकर या सीमित संसाधन में कम जोत की ज़मीन वाले लोग गाय पालन या फिर बकरी पालन करके आमदनी प्राप्त कर सकते हैं बेहतर, इवन मुर्गी पालन करके। तो इन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हम या आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि गाय में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय करना चाहते हैं तो समग्र गौ विकास योजना है, जिसके लिए बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का जो गौ विकास निदेशालय है उसके माध्यम से लोन की व्यवस्था है। वो 5 दिनों का या 6 दिनों का प्रशिक्षण दिलवाते हैं और उसके बाद से उसमें 1 लाख रुपए से लेकर के 12 से 15 लाख रुपए तक का लोन और अनुदान की व्यवस्था है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप जिला गौ विकास पदाधिकारी से संपर्क करें। आप जिस भी जिला में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर, और उनके यहाँ से आप प्रशिक्षण की व्यवस्था वो सुनिश्चित करेंगे और फिर आप फॉर्म भर के लोन की व्यवस्था करेंगे। अगर आप बकरी पालन के लिए करना चाहते हैं तो उसमें भी 1 लाख से 6 लाख तक की सरकार की योजना है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जाकर मुर्गी, बकरी और गाय की योजनाओं को देखकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपके तमाम प्रश्न आ रहे हैं। आप अपने पशुओं का खूब ख्याल रखें गर्मी के दिनों में, और
इसके अलावा कोई अन्य तकनीकी जानकारी आप चाहते हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01 पिन कोड है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आप पत्र लिखें, मेल करें, जो भी जानकारी जब आपको ज़रूरत महसूस हो आप हमसे साझा कर सकते हैं और आपके आए हुए प्रश्नों के आधार पे या आपके सुझाव पर हम एक बेहतर कार्यक्रम लेकर आ पाएंगे। पंकज जी, आज आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।